मोर दर्शक मन के सब मन के जमे जमे झारखंडी जोहार। तो दोस्ती मन आज मैं आहूँ सिमडेगा के भोरू टोली गांव में मरिया प्रोसेसन देखे के लागी। तो देख सकत हा दोस्ती मन भीड़ भाड़ है। तो देख सकत हा कितना भीड़ भाड़ लगत है दोस्ती मन। तो मैं पूरा नाटक के दिखाए कर कोशिश करनूँ। तो नाटक के देखबा और समझबा कि नाटक में का शिक्षा मिलत है नहीं मिलत है, और कमेंट में ज़रूर बतावा। तो नाटक कर शीर्षक है कि सिंदूर दान। किसी को कुछ नहीं समझने वाला, हो बहुत पैसा है मेरे पास। और अभी आ रहे हैं सूर्य प्रकाश नाटक का खलनायक, दौलत और शोहरत पर जान छिड़कने वाला। रे कानो दारू लेके आओ। मैं दारू लेके आ गया। एक सी गोली खाएंगे। लेवा तो राजेंटे गिरफ्तार करो इस लड़की को और टावर में फांसी दो। मैं कहा कहती हूँ कि तुम्हारा पर्दाया नहीं करूंगी, लेकिन इसके बदले नकद 10,000 लूंगी। सदानंद नायक, नाटक का संनायक, विजय का दोस्त लेकिन एक धनवान आदमी। जब घर वालों ने मुझे यह सिंदूर बेचने को कहा है तो इसे कैसे दान कर दूं? ओम नमः शिवाय, सादी गुरु गुरु स्वाहा। रजनी नाटक की संनायिका, विजय की बहन, सूर्य प्रकाश की प्रेमिका और सदानंद की पत्नी। क्या याद कर लो सूर्य प्रकाश कि रजनी के अभिशापों ने तुम्हारी जिंदगी को रजनी की तरफ खामोश और भयानक नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल दे। राम टहल, विजय और रजनी के पिता, गरीब और असहायक। अरे मेरी गरीबी तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। विजय नाटक का नायक, लेकिन वक्त के हाथों मजबूर और बेसहारा गरीब। मारा गोली, अगर तोरा प्यार में काम होता है गोली है लगी गोली। रेखा सेठ मनोहर लाल की बेटी, अमीर होकर भी गरीब का पक्ष लेने वाली नाटक की नायिका। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मुझे विजय से अलग कर दिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा पिताजी, मुश्किल हो जाएगा। तो पिताजी, क्या यह बात सच है कि मेरी शादी विजय से नहीं होगी? हाँ यह सच है। लेकिन पिताजी, क्या आप नहीं जानते कि मैं विजय से प्यार करती हूँ? इस आलीशान हवेली का मालिक मैं हूँ, और मालिक होने के नाते जो मैं चाहूँगा वही होगा। तुम मेरी हुकूमत में दखल देने की कोशिश मत करो। मैं आपकी हुकूमत में दखल नहीं देती पिताजी, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है पिताजी। हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो रेखा। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे ही पढ़ाना शुरू कर दो। आखिर मेरे विजय में ऐसी क्या कमी है पिताजी जिसकी वजह से आप मेरा उससे विवाह नहीं कराना चाहते? सब कुछ है विजय के पास। वह जवान है, दिलदार है, खूबसूरत है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी गरीब है, पैसे का मोहताज है। आखिर आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे पिताजी? ताकि आंख से देखकर मक्खी नहीं निकलना पड़े। मेरा नाम सेठ मनोहर लाल है और मैं इस महल की रोशनी को झोपड़ी का दिया नहीं बनने दूंगा। लेकिन क्यों पिताजी? केवल इसलिए कि एक मैं लाखपति सेठ हूँ और मेरे यहाँ के पालतू कुत्ते भी विजय से खुशहाल और खुश नसीब है। शायद आप ठीक कहते हैं सेठ जी,
सचमुच मैं आपके घर पलने वाले कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ। विजय, तुम पिताजी की बातों को बुरा मत मानो विजय, क्योंकि पिताजी बिना मतलब के ही कुछ कुछ बोलने लगते हैं। यह भी तुम ठीक कहती हो रेखा, तुम्हारे पिताजी धनवान हैं, इसलिए भी कुछ भी कह देने का अधिकार है, और मैं गरीब हूँ, इसलिए कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। जलील मत करो विजय, कहो ना तुम्हें क्या चाहिए। जलील तो तुम खुद कर रही हो रेखा, और अपने घर बुलाकर मुझे जलील कर रही हो। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ विजय, कहो तुम क्यों आए हो, मुझसे क्या कहना चाहते हो। केवल इतना ही कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, गरीबी की जंजीरों में जकड़ी मेरी बेबस जिंदगी को अपने आप से नफरत हो गई है, इसलिए तुम अपने पिताजी की बात मान लो, तुम्हारे हक में यही बहुत अच्छा होगा। तुम भी यही कहते हो विजय? हाँ रेखा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ विजय, और भूल कर भी कभी वापस नहीं आना, नहीं तो तुम्हें धुतकार और फटकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी, फिर कभी इस हवेली के दरवाजे पर आने की गलती नहीं करूंगा। हमारे जाने से पहले एक बात सुन लो विजय, वह समय अब दूर नहीं जब सूर्य प्रकाश की शादी रेखा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ होगी। क्या तुम सचमुच चले जाओगे विजय? हाँ रेखा, जाने दो मुझे, लगता अब यहाँ एक पल भी ठहरना अच्छा नहीं लगता है जैसे सालिशान हवेली की दीवारें मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं बेबस मौत मारा जाऊंगा। तो जाने दो मुझे। विजय, एक दिन तुम ही ने मुझे प्यार का रास्ता दिखाया था, और जब मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर चली आई तो तुम मुझे बेसहारा समझकर लूटने लगे। मुझे गलत मत समझो रेखा, मैं वक्त के हाथों मजबूर हूँ। जिसकी बातों में आकर मैंने हर रस्म और रिवाजों को ठोकर मार दिया, आज वही आदमी मुझे छोड़कर भाग जाना चाहता है। तुम मुझे गलत मत समझो रेखा, ऐसा समझ लो विजय नाम का युवक तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। हमेशा के लिए जा रहे हो विजय, फिर कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे? नहीं रेखा, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हारे अमीर बाप मुझ जैसे गरीब को कभी कबूल नहीं करेंगे। नाटक कर दूसरा दृश्य देखल जाई तो दिल थाम कर बैठा। क्या हुआ भैया? रेखा ने तुम्हारी वही रजनी, उसने मेरी बातों का इनकार कर दिया, शायद वो मेरी मदद नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें तो अपनी रेखा पर बहुत भरोसा है, कहते थे समय आने पर वह मेरे लिए जान भी लुटा सकती है। रेखा को अब तक मैं एक साधारण लड़की समझ रहा था, लेकिन आज पता चल गया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि किसी धनवान बाप की इकलौती बेटी थी। लेकिन रेखा ने ऐसा क्यों किया भैया? इस मुसीबत के वक्त तुम्हें धोखा क्यों दे दिया? मैं एक साधारण गरीब इंसान हूँ और इस आधुनिक युग का गरीबी मेरे साथ है। क्या तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार उत्पन्न करने का कारण तुम्हारी गरीबी है? हाँ रजनी, अब रेखा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चली गई। अगले रविवार को उसकी शादी सूर्य प्रकाश से 230 का मंदिर में होने वाली है। क्या रेखा की शादी अब सूर्य प्रकाश से हो रही है? हाँ रजनी, तो से रेखा का निर्माण किया था, उसे तेल बनाया था, सजाया संवारा था, फिर भी उसकी अमीरी ने हमारे बीच इतनी गहरी खाई खोद दी जिसे समतल बना देना मुझ जैसे गरीब के लिए असंभव है। क्या नारी और पुरुष के बीच का संबंध का रिश्ता एक ही है? प्रेम, पवित्रता और त्याग, विवाह तृप्ति और दूरी, क्या इन संबंधों को सही सलामत रहने नहीं देती है भैया? कहाँ रहने देते हैं रजनी? आज के इस युग में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं दिखता जिसकी सांसों से स्वार्थ की कीमत नहीं आती हो। बहादुर इंसान गरीबों की चिंता नहीं करता है विजय, जो हो चुका उसे भूल कर भगवान का नाम ले लो, इसी में रजनी और तुम्हारी और मेरी भलाई है। जिस बेटे के ऊपर एक बूढ़े बाप का बोझ हो, जवान बहन की शादी का बोझ हो, उसके ऑटो पर भगवान का नाम कैसा सकता पिताजी? कैसा इंसान है भगवान? मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों करते हो? खुद ऐसे इंसान भी है जो इंसान कहलाने के लिए सोचना और समझना पड़ता है, और कुछ ऐसे बदनसीब इंसान हैं जो गरीब स्थिति में पाए जाते हैं। तेरा गर्लफ्रेंड कहाँ से आएगी? अब मेरी
में एक नई हीरोइन रेखा शामिल होने वाली है। क्या कहा? आप आपकी जिंदगी में नई हीरोइन रेखा शामिल होने वाली है? हाँ सामू, तुम लोग बहुत जल्दी उस नई मालकिन से मिलने वाले हो जो अपने साथ साथ 50,000 की लॉटरी लेकर आने वाली है, जिससे हम लोग दारू की पार्टी करेंगे। छोटे सरकार, आपकी इजाजत हो गई, सवाल पूछो। पूछो मेरे प्यारे चेले। कहने का यह मतलब है कि इस दुनिया में धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे तो हीरो मारे मारे फिर रहे हैं, उसी दुनिया की एक मशहूर हीरोइन आपको कैसे पसंद कर लिया, जबकि आपकी सूरत मुझे सुअर जैसे लगती है। अरे हम लोग तो बचपन से चूतिया जैसे दिखते हैं, लेकिन भी पटा लिए कि हमें कौन सकल सूरत को पूछता है। सामू साहब लोग तो आप बहुत बड़े तकदीर के मालिक हैं। कितने लोग रेखा का फोटो लेकर घर में सजाते हैं, वही रेखा आपको बिना मांगे ही मिल गई। तुम किस रेखा के बारे में बात कर रहे हो सामू? बिल्कुल उसी रेखा के बारे में कर रहा हूँ जिसने आजकल फिर दुनिया में हलचल मचा दिया है। बहुत बदले, मैं उस रेखा के बारे में नहीं बल्कि शेख मनोहर लाल की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कहा? आप शेख मनोहर लाल की बेटी के बारे में कर रहे हैं? हाँ साहब, शेख मनोहर लाल की एकलौती बेटी जो आजकल गुलाब की कली से निकल उठी है। पता नहीं बनाने वाले ने उसे रात किस दौर में बनाया था, लेकिन पहले तो आप अक्सर रजनी की तारीफ किया करते थे, तो फिर रेखा बीच में कहां से आ गई? रेखा के साथ अपने शादी के बारे में सुनकर उसकी पर बिजली गिर पड़ेगी, हिम्मत मारी जाएगी। करने दो। हाँ सर, मेरा मत जाना ही ठीक है। जिससे मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ उस पर मेरी मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल वह अपने सुख के लिए अपनी नई दुनिया में बसा चुका है। तुम जाओ सब, तुम यहाँ क्यों आई हो? वक्त से शराब पीने लगे। तुम जिस काम के लिए आई हो उस काम के बारे में बात करो। मैं आजकल क्या क्या करता हूँ इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं सोचना चाहिए। बताओ यहाँ क्यों आई हो? तुम इस तरह झंझा क्यों रहे हो सूर्य प्रकाश? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। क्या सूर्य प्रकाश से वहाँ रजनी की क्या जरूरत है? एक दिन तुम्ही ने तो कह रहे थे कि सब सपनों को बसाने के लिए रजनी का होना जरूरी है। हाँ, किसी ने ऐसा भी कह रहा था, लेकिन उन दिनों मुझे सपनों का बहुत शौक था, लेकिन अब नहीं रहा। क्या मैं जान सकती हूँ क्या तुम्हारे मन में वह कौन सा नए शौक ने जन्म ले लिया है? अब मेरे मन में जिस शौक ने जन्म लिया है उसका नाम है धन दौलत, रुपया पैसा। पुराने रिश्ता टुकड़ा कर एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हो। बिल्कुल ठीक समझे। अगले रविवार को मेरी शादी शेख मनोहर लाल की बेटी रेखा के साथ होने वाली है। पहले तो जब हमारी मुलाकात होती थी तो बाहें में भर कर कहा करते, आज बैठने तक नहीं कहोगे? अगर बैठने का इरादा है तो सामने खाली कुर्सी पड़ी है, बैठ जाओ। मैं जानती हूँ सूर्य प्रकाश, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्या मेरी बातों का जवाब दोगे? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया सूर्य प्रकाश? केवल इसलिए कि रेखा के पिता एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, जो शादी के नाम पर हजारों हजार लुटा देंगे, जबकि तुम्हारे गरीब बाप के पास न खूटी कौड़ी है न घर मकान है। क्या तुम अपनी एक चुटकी सिंदूर की कीमत चाहते हो? हाँ, 50,000 रुपया चाहता हूँ, जिससे मैं बहुत बड़ा घर बना सकूं और लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर सकूं। ठीक, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस सिंदूर में किसी नारी का नारीत्व पा लेने की महान शक्ति है, और तुम इस भारी बाजार में इस कदर नीलाम करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? आज की दुनिया में तो 2 पैसे में लोग अपना ईमान तक बेच जाते हैं। अगर मैं एक चुटकी सिंदूर बेचने जा रहा हूँ तो क्या झूठ कर रहा हूँ?
अगर तुम्हारे बाप के पास भी 50,000 रुपया हो तो इसे शौक से खरीद सकते हैं। मेरे गरीब बाप के पास पैसा नहीं है सूर्य प्रकाश, वह खुद तो पैसे का मोहताज है। तो तुम उससे जाकर कह दो कि तुम्हारे शादी के लिए किसी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाए या किसी 80 वर्ष के बूढ़े को राजी करे। हो सकता है कि तुम लोगों को वहां जाकर गुजारा हो सके, वरना इस तिलक दहेज की भाग दौड़ पर तुम्हें कौन आभागा अपनाने को तैयार होगा। क्या कह रहे हो सूर्य प्रकाश? बिल्कुल वही जो इस जमाने का आवाज है, इस आधुनिक युग का पुकार है। नहीं, अब तुम कुछ मत कहो, इससे आगे मैं एक शब्द सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम अपनी रेखा से तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। पर इतना याद रखना सूर्य प्रकाश कि रजनी के अभिशापों ने तुम्हारी जिंदगी को रजनी की तरह खामोश और भयानक नहीं बना दिया तो तुम मेरा नाम बदल देना। रामटहल, अरे ओ रामटहल, आ रहा हूँ। राम राम सेठ जी। तो रामटहल कैसे हो? आज अचानक एक चीज करना चाह रहे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तुम तो खुद ही गरीब आदमी हो रामटहल, भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? अगर हो सके तो अपनी बेटी रजनी से कहकर कुछ ठंडा पानी मंगवा दो। रजनी, ए रजनी, जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना तो। लाते हूँ पिताजी। और कुछ सुनाइए सेठ जी, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? अरे अभी तो पूछने वाली बात है रामटहल, क्या तुम नहीं जानते कि आज 7 महीने से तुम्हारे पास मकान का किराया बाकी है? वो तो मालूम है सेठ जी, लेकिन फिर या लेकिन क्या मेरे राम, क्या मेरा किराया देने का इरादा नहीं है? ये आपने क्या कह दिया सेठ जी? बोला मेरे जैसे गरीब आदमी आपका किराया बाकी रख सकता है क्या? या कहते कहते तो तुमने 7 महीने गुजार दिए, क्या यह महीने को गुजार देना चाहते हो? हाँ सेठ जी, मुझे बस केवल 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं अगले महीने आपका किराया चुका दूंगा। इस ठंडे पानी में तो मिश्री की तरह मिठास थी रजनी, इसकी वजह क्या तुम मुझे बतला सकते हो? अरे रजनी, जल्दी पानी लाना रे, इधर प्यास लग रही। इस ठंडे पानी में तो मिश्री की तरह मिठास थी रजनी, इसकी वजह क्या तुम मुझे बतला सकते हो? इसकी वजह है आपकी बदनीयती, जिसने गंगा जल को सड़े और गंदे पानी समझ लिया है। बातें तो बहुत कर लेती हो तुम। हाँ, यह सब तुम जैसे बसे और दरिद्र लोगों ने सिखा रखा है। मेरा नाम सेठ कन्हैयालाल रामटहल की बिटिया, सारा तुम क्या बोल रही हो कि जिस मकान में तुम्हारा गुजारा हो रहा है वह सेठ कन्हैयालाल का मकान है? हाँ, मैं जानती हूँ सेठ कन्हैयालाल, यह आपका मकान है, लेकिन इस मकान में शरीफ लोग रहते हैं और शराफत की जिंदगी जीते हैं। किसी तबायत का कोठा नहीं है जहाँ अमीर लोग जाकर मुजरा सुनाते हैं। चले जाइए आप यहाँ से, जब पैसा हो जाएगा तो पिताजी आपको मकान का किराया खुद भिजवा देंगे। देख रहे हो रामटहल, तुम्हारे इस लड़के ने मुझे किस तरह जलील कर दिया। इसकी बातों में ना जाइए सेठ जी, अभी ये नादान है इसलिए कुछ भी बोल देती है। नहीं रामटहल, अब मैं तुम्हारी एक भी सिफारिश नहीं सुनूंगा। जैसे भी हो तुम मेरा मकान खाली कर दो, और नहीं हो सके तो मेरा मकान से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। नहीं सेठ जी, ऐसे मत कीजिए, नहीं तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। नया अन्याय का ढोंग गरीबों की किताबों में लिखा रहता है रामटहल, लेकिन मैं अमीर हूँ, ज्यादा दौलत कमाना नहीं, ये हमारा न्याय है। सिपाही जी, आप लोग मकान में घुस जाइए और मकान का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। खबरदार, पेट की ड्यूटी पर पलने वाले सरकारी कुत्तों, अगर तुम दोनों में से किसी ने मकान में घुसने की कोशिश की तो हाथ पांव तोड़ दूंगा। अच्छा, तो अब तुम भी आ गए और मुझे तुम्हारा इंतजार था। वो क्या बोलना है? क्या बोलना था वो तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ।
तो क्या आपको अब तक बाबूजी का जवाब नहीं मिला? तो आपको मिल गया, लेकिन जवाब से काम चलने वाला नहीं। कैसा जवाब चाहते हैं आप? जवाब में कोई मरने के दर्शन हो। लेकिन इस वक्त वैसे जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आजकल घर में काफी गड़की चल रही है। अगर तुम्हारे घर में गलती चल रही है तो चोरी करना सीख लो। खुद ही तुम्हारे आंगन पैसों की बरसात होने लगेगी। आजकल मेरे पास पैसों का इतना अभाव है कि मैं चोरी करना भी सीख लेता, लेकिन जिस इलाके में आप जैसे खूंखार डकैत भरे पड़े हैं, उस इलाके में मुझ जैसे मामूली आदमी चोरी करना कैसे सीखे? ये काम तो खेल ऊपर रखना है। बहुत अधिक बोलने की कोशिश मत करो विजय। 2-4 अक्षर को जाने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी सारे आदमी का इज्जत करना ही छोड़ दो। यह बात तो मैं खुद आपसे कहने वाला था, लेकिन मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। तुम हर बार बताओ मेरा मकान खाली करते हो या मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको इतना खर्च उठाने नहीं दूंगा। आप अपने आदमियों के साथ थोड़ी देर ठहर जाइए, तब तक मैं आपका मकान खाली कर देता हूँ। यहाँ से निकल जाने के बाद कहाँ जाएंगे भैया? तुम चिंता मत करो रजनी, जिस भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है वही पनाह भी देगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ना कोई तो इंतजाम करना पड़ेगा ना भैया? हाँ, फिलहाल के लिए भी इंतजाम है। हम पुलिस लाइन की मंदिर में 2-4 दिनों तक ठहर सकते हैं। तो क्या अब मंदिर में दिन काटना पड़ेगा? क्या करेंगे बेटी, नियति को शायद यही मंजूर है, शायद कुदरत को भी यही पसंद है। जाओ विजय, मिलकर मकान खाली कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम वाकुरु कुरु स्वाहा। वरवधू एक दूसरे के अगर खानदानी है लास्ट वेर से होगी ठीक लागत। एक दूसरे के गले में ओम वाकुरु कुरु स्वाहा, ओम वरवधू कुरु कुरु स्वाहा। फेरे लेने के लिए वरवधू खड़ी हो। ओम वाकुरु कुरु स्वाहा, ओम वाकुरु कुरु स्वाहा। ये क्या रजनी, तुम रोने क्यों लगी? यह भगवान का घर भी अजीब जगह है भैया, जहाँ जो कोई जाकर बहुत कुछ पा लेता है और कोई चाहकर भी कुछ नहीं पाता। तुम ठीक करती हो रजनी, सचमुच इस भगवान के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। आदमी सोचता क्या है और क्या हो जाता है। क्या सोच रही हो रेखा? यही कि भगवान की पुकार करने वाला आदमी को सब कुछ मिल जाता है। शायद तुम ठीक कहती हो। अगर नियत साफ हो तो इंसान भगवान को भी पा लेता है। चलो अब घर चले। क्या सोच रहे हैं भैया? ना जाने मन क्यों है, उजड़े हुए घोंसले की तरह हो गया है। इसमें से शांति नामक पक्षी कहीं दूर उड़ गया है। लात जाने के बाद भी मुरझाए हुए वटों पर मुस्कुराहट नहीं आती। मन बहलाने के लिए मुस्कुराने का कोई जरूरत नहीं है भैया। इन आंसुओं से भी मन बहुत जल्दी बह जाता है। लेकिन इस आंसुओं की तकलीफ को समझे कब तक चलना पड़ेगा रजनी? कब वह दिन आएगा जब हम चैन की सांस लेंगे? वक्त वाली रात बहुत जल्दी बीत जाएगी भैया। कहीं ठहरने का इंतजाम हुआ पिताजी? हमें रहने के लिए शरण मिली? किराए का एक मकान तो मिला है,
लेकिन साला 200 रुपये देना पड़ेगा। इतना लालची है ना कि मकान मालिक साला 200 रुपये अभी एडवांस मांगे। लेकिन इतना महंगा खर्चा कैसे पूरा कर पाएंगे पिताजी? चाहे जो भी हो पिताजी, हमें एक मकान की सख्त जरूरत है। यार तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन 200 रुपये का इंतजाम कहाँ से होगा? इसका भी इंतजाम होगा पिताजी। लीजिए ये हाथ, इसे गिरवी रख दीजिएगा। यार क्या कहती हो बेटी, पागल हो गई हो? ये मेरी धर्म पत्नी की आखिरी निशानी है और तुम इसे गिरवी रखने को कहती हो? हाँ पिताजी, इस समय इसे गिरवी रख देना ही अच्छा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इज्जत बचाने के लिए नहीं। आप इसे निसंकोच ले जाएं। अरे मेरी गरीबी, तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती? देखो गाँव वाले, देखो एक बाप अपनी बेटी के गले का हार उतार कर उसे गिरवी रखने के लिए ले जा रहा है। हे भगवान, मैं तो लूट गई रे। आप ही लोग बताइए, मैं गरीब हूँ या धनी? हे भगवान, कोई इंतजाम कर रहे हैं। क्या आप शराब पीते हैं? इसके सिवा मेरे उजले जीवन में बचा ही क्या है रेखा? ऐसा आराम और शान शौकत जिंदगी गुजारने के लिए तो 2 या 1 कतरा शराब हालात के नीचे उतारना ही पड़ता है। है पिताजी, धन दौलत की लालच में आकर अपनी भोली भाली रेखा को एक आवारा और एक बदचलन के हवाले कर दिया। तुम तो राजा हरिश्चंद्र के जमाने की कोई सती सोचने लगी, मनहरी लाल की बेटिया। लेकिन आज को सुहागरात है, आज की रात को कम से कम इन जगतों को अपने छवि के अंदर रखो। नहीं सूर्य प्रकाश, इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। कैसे जाने दो, आज एक जमाने के बाद हम दोनों इतने करीब आए हैं और तुम यूं ही चली जाना चाहते हो? हाँ सूर्य प्रकाश, मुझे दूसरे कमरे में जाने दीजिए, नहीं तो यहाँ इस कमरे में रहकर मेरा दम घुट जाएगा और मैं बेमौत मारी जाऊंगी। लेकिन क्यों तुम्हारी दम घुट जाएगी? शराब की बदबू मुझसे सहन नहीं होती है, लगता है उल्टी हो जाएगी। चाहे आज जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ से यूं ही जाने नहीं दूंगा, क्योंकि भले समाज के बीच मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर दान किया है, तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। हाँ बेशक, आपने मुझे बीवी बनाया है, लेकिन मेरे शरीर को, मेरे मन को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। तो फिर तुमने इस रिश्ते को कबूल क्यों किया? शादी के पहले क्यों विरोध नहीं की? मुझे मालूम नहीं था कि मेरी आबरू का सौदागर करने वाला आदमी इतना नीच और बदचलन होगा। देखो, हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, वरना कान के एक रफ्ता मारा ना सड़क पर अब तक फिरेगी। आज मुझे डरा धमका कर मेरी इज्जत पर अधिकार करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा अभिमानी और चरित्रहीन लोगों से मुझे सख्त नफरत है। कोशिश करने से तो आदमी चंद्रमा की ऊंचाई को छू ले रेखा। रानी और तुम्हारे दिल में जगह बनाना तो एक मामूली सी बात है। मैं एक धनवान बाप की बेटी हूँ और सभ्यता के दायरे में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे शराबी और चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत है। मुझे, मेरा नाम रेखा है, मैं साधारण रेखा नहीं बल्कि लक्ष्मण रेखा हूँ। तुम जैसे घटिया और चरित्रहीन लोग मेरे सामने झुलस जाते हैं। मेरा नाम भी सूर्य प्रकाश है, धरती की छाती चीर कर मैं अपना प्यास बुझा लेता हूँ। तुम आज खत खोल कर सुन लो, तुम जैसे ना जाने कितने कुंवारियों को मैं अपने बलशाली बाहों में लंका की सुनहरी इमारत तक आया हूँ, और आज भी तुम वहाँ से बच के नहीं जाओगे। अगर आपको इस सोने की लंका पर इतना ही घमंड है, तो मुझे भी अपने राम पर पूरा विश्वास है। देख लेती हूँ मेरे राम के होते हुए आप जैसे रावण मेरा क्या बिगाड़ लेता है। आज की रात तुम एक दुल्हन की रूप में हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी कर लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन कल सुबह
कि किरण निकलने के बाद इस मकान में वही होगा जो मैं चाहूंगा। नारी अगर झुक जाए तो दिल क्या जान भी दे देती है, और अगर जिद पर उतर जाए तो वो तीर और तलवार भी बन जाती है। सूर्य प्रकाश, तुम जैसे घटिया आदमी कौन जाने। तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मुझे तुम्हारी किसी सेवा की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक सवाल का जवाब लेने आया हूँ। इस सवाल का जवाब? साधारण जया सच है कि तुम मेरी बहन रजनी के साथ विवाह करना नहीं चाहते। तुम्हारा इस सवाल का क्या जवाब दूं विजय? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा मन भी रखना जरूरी है, और जिस परिवार में मैं रहता हूँ उस परिवार का भी मन रखना जरूरी है। अब तुम ही कहो, मैं क्या करूँ? तुम मेरी बहन का हाथ थाम लो साधारण। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ विजय, लेकिन घर वालों की इजाजत के बिना मैं कुछ भी करने से असमर्थ हूँ। तो क्या मैं यहाँ से निराश होकर चला जाऊँ? उसी पानी को मैं लेकर दोस्त के घर आया था, क्या यहाँ से मैं आंसू लेकर चला जाऊँ? अगर तुम कुछ पाने की उम्मीद में आए थे यहाँ, तो तुम्हें मेरी माँ के सामने हाथ फैलाना होगा। अगर माँ तुम्हारी बात मान लेगी तो मैं भी तैयार हूँ। जीते रहो। जीते रहो विजय। कैसे आना हुआ? हाथ में कुछ नकदी भी लाए हो या यूं ही बातों की सफेद देने आए हो? आप मेरी मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए माँ। अगर मैं भी धनवान होता तो आप ऐसा करने का मौका नहीं देते। लेकिन सोच खुदा की, जिसने गरीबी की जिंदगी देकर डर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया। मेरे पास तुम्हारे फरियाद सुनने का कोई वक्त नहीं है विजय। अगर तुम सदानंद से अपनी बहन का विवाह करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 10,000 रुपये में इंतजाम करो। लेकिन इतना ज्यादा रुपया मैं कहाँ से दे पाऊंगा माँ जी? बस अपनी बहन को विवाह कराने के लिए किसके आगे हाथ फैलाऊं? 10,000 रुपये का इंतजाम करने के लिए किसके घर डाका डालूं? इसका जवाब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसका जवाब तो तुम्हें तेरे बाप से पूछना चाहिए। क्यों इस महंगाई के जमाने में लड़की को पैदा किया? आप एक माँ है और माँ होकर ऐसा कह रही है। तो इस महंगाई के जमाने में हम गरीबों को औलाद पैदा करने का अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब दान दहेज देने के लिए घर में कुछ है ही नहीं तो औलाद पैदा करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि आप मेरे बहन को अपने घर में जगह देना नहीं चाहती, यही ना? तुम जाकर किसी झोपड़ी पर मकान खटखटाओ या एक धनवान नकदी का मकान है। यहाँ पे धनवानों की इज्जत की जाती है, कंगालों की नहीं। मुझे भी मालूम है कि यह एक धनवान आदमी का मकान है और यहाँ पर धनवानों की इज्जत की जाती है। लेकिन मैं आपके पास केवल एक छोटी सी भीख मांगने आया हूँ, केवल एक छोटी सी भीख। कैसे भी? आज से कुछ दिनों बाद साधनन और रजनी के बीच जो रिश्ता जुड़ने वाला है उसे जुड़ जाने दीजिए। मेरे ऊपर दया कीजिए माँ। मैं कहा कहती हूँ तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगी, लेकिन इसके बदले मैं नगद 10,000 लूंगी। अगर ये सौदा मंजूर हो तो घर जाकर शादी का इंतजाम करो। मैं निश्चित समय में बात भेजवा दूंगी। तो क्या 10,000 के अभाव पर शादी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ जी, अपने बहन का हाथ पीले कराने के लिए मुझे अपना खून बहाना पड़े या किसी का आगे हाथ फैलाना पड़े, मगर मैं 10,000 रुपये का इंतजाम करूंगा। ठीक है, घर जाकर पैसों का इंतजाम करो, फिर मुझे खबर देना। मैं यहाँ से बात भेजवा दूंगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए माँ जी। मैं आपसे वादा करता हूँ शादी होने के समय तक आपका पाई पाई दे दूंगा। ठीक है, तुम घर जाकर अपना काम संभालो। रविवार के दिन मैं निश्चित समय में तुम्हारे घर बारात भेजवा दूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, शादी से पहले ही मेरा पूरा पैसा मिल जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बारात पहुंचने से पहले कोई बखेड़ा ना हो जाए। नहीं, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुंह खोलने का मौका नहीं दूंगा। इतनी बड़ी आलीशान महल में अकेली नींद कैसे ले रही हो रेखा? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, लेकिन आप अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसा ताने दे देकर कब तक मेरी छाती पर झूला चलाती रहेगी? कब वो रात आएगी जब तुम्हारे नाजुक भाई मेरे
माला की हार होने। रेखा तुम्हारे इस लाजवाब होठों के लाली से कब तक मैं अपना मन को बहलाता रहूं? कयामत की रोज तक, क्योंकि यह रेखा आपको कभी कबूल नहीं करेगी सूर्य प्रकाश। लेकिन क्यों? क्या मैं शराबी हूँ इसलिए? इसका जवाब तो मुझसे अधिक तुम्हारा मन देगा सूर्य प्रकाश। आप अपनी खराबियों के बारे में अपने मन से ही क्यों नहीं पूछ लेते? देखो, तुम बहुत सकी हो, कब मेरा जान शराब के बिना जा रही है और तुम कहते हो कि मैं नशे में हो। आपको फांसी की सजा नहीं दी जा रही है सूर्य प्रकाश। क्या आपको फांसी की सजा नहीं दी जा रही है सूर्य प्रकाश? भला किसी की फितरत छुपाने से छिपती है? रेखा, मैं बहुत बड़ा मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे तनिक भी डर नहीं लगता? डर तो लगता है सूर्य प्रकाश, लेकिन मैं क्या करूं? बिखरी हूँ। इस लोक जात की डर से मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। चाहे तुम मुझे जो भी कहो, लेकिन जिस अंधविश्वास में तुम्हें पकड़कर मुझे गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारे जोर मन का भ्रम है। तब तो यह भी मेरा जोर मन का भ्रम है कि आप नशे में दिन भर चूर रहते हैं। तब तो यह भी मेरा मन का भ्रम है कि आप आवारा लड़कियों के पीछे घर का नाजायज पैसा उड़ाते हैं। तब तो यह भी मेरा मन का जोर मन का भ्रम है कि आप रात के अंधेरे में वर्षा के कोठे में जाते हैं। समझा करो सूर्य प्रकाश, तनिक भी शर्म नहीं आती तुम्हें? छी! देखो, उस्ताद लड़के, अगर ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की तो मुझे जुबान खींच लेने का तरीका मालूम है। मेरी जुबान लंबी हो क्यों नहीं सूर्य प्रकाश? भला एक पढ़ी लिखी लड़की, उसका पति शराब पिए आवारागर्दी करे, वो कैसे सहन कर सकती है? भला कोई पढ़ी लिखी लड़की या कैसे सहन कर सकती है कि उसके पति के नाम पे कोई आदमी आकर थूक दे और मैं चुपचाप खड़ी रहूं और सुनती रहूं मैं तुम्हें? रेखा, तुम मुझे कुछ इस प्रकार जलील मत कर दो कि तुम्हें तलाक देने की नौबत आ जाए, वरना इस भूतोले पर भीख मांगनी पड़ेगी। कोई बात नहीं सूर्य प्रकाश, इससे मेरी पुरानी जान पहचान है। तुम क्या जानो? तो क्या तुम अकेले इतना लंबा जीवन गुजार लोगे? तुम्हारे बिना एक महीना कैसे बीत गया पता नहीं चला। जिंदगी काट लूंगी सूर्य प्रकाश। हाँ, कटेगा क्यों नहीं? जब सफर इतना लंबा होगा तो रास्ते में कहीं ना कहीं साथी मिल ही जाएगा। हो सकता है पहले की कोई हमराही हो। बेशक है सूर्य प्रकाश, बेशक है। तुमसे भी सुंदर, लाजवाब और तुमसे भी कहीं अधिक बुद्धिमान और आकाश पाताल का भी अंतर है सूर्य प्रकाश। तनिक अपनी भी नीच और चरित्रहीन चरित्र को थोड़ा झांक भी लो। चलो बातों ही बातों में तुम अपने मन का राज खोल दे। तो इससे क्या हुआ सूर्य प्रकाश? प्यार इतना गंदा चीज नहीं जो आपके किचड़ उछालने से तकदार हो जाए। रेखा, तुम्हारे चोर मन का भ्रम पकड़ा जा चुका है, इसलिए सफाई देने की कोशिश मत करो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम भी वही साधारण लड़की में से हो जो कुंवारे समय में हो, वही जीवन में अपनी प्रेमी को भूली होती है। अब इतनी जल्दी चुप क्यों हो गए सूर्य प्रकाश? मुझे जलील करने में और भी कसर बाकी रह गई हो, उसे भी पूरा कर लो ताकि बाद में आपको अफसोस होना न पड़े सूर्य प्रकाश। अफसोस तो मुझे अब तक होता रहेगा जब तुम कतराई जवानी से अपना प्यास न बुझा लो। सामो, हुकुम सरकार। शराब की बोतल और गिलास लेके आओ। आज मैं तुम्हारे मुआवजे के सामने इतना पीना चाहता हूँ कि अपने आप को भूल जाना चाहता हूँ। या ब्रो, सामो तुम्हारा काम मेरे शामिल करना है, बस करना नहीं। सूर्य प्रकाश, तुमने अपनी गलत आदतों के जूते से मेरी हर खुशियों को मसला है तो याद रखना सूर्य प्रकाश, मैं तुम्हारी खुशियों को नर्क से भी बदतर बना दूंगी और शमशान घाट के सन्नाटे पे जहरीले सांप की तरह तुम्हारे आगे पीछे
इर्द गिर्द फुफकारने लगूंगी और तुम परेशान हो जाओगे सूर्य प्रकाश। छोड़ो मेरा हाथ सूर्य प्रकाश, छोड़ो। यह हाथ तभी छूटेगी जब सुबह की लाली आहिस्ते 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 करते अपने बाहों में चमकना शुरू कर देगी। नहीं, जाने दीजिए मुझे। ये कैसा पागलपन है विजय? कब से तुम्हें बारातियां खोज रही है और अभी तक तुम यहाँ बैठे हो? मुझे सब याद है पिताजी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी घर जाने की हिम्मत नहीं होती। मैं जानता हूँ कि घर पहुँचकर ही साधन के पिताजी 10,000 रुपये का मांग कर देते। पागल मत बनो विजय। अगर तुम बारातियों के सामने नहीं जाओगे तो तुम्हें क्या कहेंगे और खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? चलो चलो घर चलो। इस मुंह से घर चलो पिताजी। जिन लोगों के सामने 10,000 रुपये देने का वादा कर चुका हूँ, उनके सामने खाली हाथ कैसे जाऊँ? जब तुम खुद जानते थे कि घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो शादी तय करने की क्या जरूरत थी? अगर इतना ही जरूरी था तो हम किसी साधारण लड़के से उसका विवाह कर दिए होते। मैंने शादी का देने समझ कर तय किया है पिताजी कि कोई हमदर्द मेरी मजबूरी पर तरस खाते मुझे 10,000 रुपये उधार दे देंगे, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी पिताजी। ओ विजय, तुम तो नरक की इस परेशानी में झोंक दिए हैं। अब चलो घर, नहीं तो तुम्हें अकेलापन फिर से और परेशान करते रहेगा। उस समय मेरे घर पर पर्दा पड़ गया था पिताजी, नहीं तो भूल कर भी सांप के बिल में हाथ नहीं डाला होता। लेकिन एक बात की लगी हुई ठोकर मुझे यह सबक सिखा दी कि भूखे पेट सो जाना बेहतर है, लेकिन रोटी के लिए किसी अमीर का दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं। अब चलो घर विजय, नहीं तो तुम्हें अकेलापन और सताते रहेगा। चलो घर चलो। वही पिताजी, आज मैं भोले शंकर के दरबार में अपनी बहन की इज्जत की प्रार्थना लेकर आया हूँ, और जब तक भोलेनाथ की ओर से कोई जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप घर चलिए, तब तक मैं भी पीछे जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आना। हो सकता है वहाँ तुम्हें जरूरत पड़े। भगवान, जिस विजय ने आज तक तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो अपनी बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। तुम मेरी बहन की इज्जत बचा लो भगवान। होई शोई जो राम रची रखा, हो करे दर्द बड़ा रही सखा। राम सिया राम, जय 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 राम। धीरज धर्म मित्र अरुहरे, आपातकाल पर भय जरे। राम सिया राम, जय 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 राम। अरे हाँ, भगवान ने मुझे अच्छी याद दिलाई। सचमुच मुसीबत के समय धर्म, मित्र और नारी को परख करनी चाहिए। रेखा भी बहुत दिनों तक मेरे मित्र रह चुकी है, हो सकता है इस बुरे वक्त में वह मेरी कुछ मदद कर दे। चलो इसी बात आज रेखा से इम्तिहान भी ले लो। इतनी रात के यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत बड़े उलझन में फंस गया हूँ रेखा, मैं तो यहाँ आने की गलती नहीं करता। लेकिन तुम तो मेरे घर नहीं आने की कसम खा चुके थे। तुम्हारे पास कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ। कैसी उम्मीद? तुम्हारे दरवाजे पर से कुछ भीख पाने की। इस दरवाजे पे भीख को क्या खाक पत्थर भी नहीं मिलेगा। मेरे घावों पर रस्ते लगा कर तुम्हें कौन सा सुख मिला है रेखा? वही सुख विजय, कुछ दिन पहले तुम्हें मुझे अपने घावों पर नस्ते लगाकर तुम्हें मिला था। क्या बात अब तक तुम नहीं भूली रेखा? कैसे भूल जाऊं विजय, यह बात मुझे कहाँ भूलने देती है। एक एक सांस गिनते रहती हूँ। अच्छा होगा तुम अपनी बात मन में ही दबाए यहाँ से चले जाओ। क्या करती हो रेखा? तुमसे तो मुझे ऐसे हरगिज उम्मीद ना थे। मैं सच कहती हूँ विजय, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे पति बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। अगर वे जाग जाएंगे तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें अपना जानकर आया हूँ, अगर यहाँ फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो ऐतराज नहीं करूँगा। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन यहाँ से खाली हाथ लौटना मंजूर नहीं। अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं दूसरी जगह जाकर मरो, यहाँ मरकर
मुझे परेशानी में डालकर तुम्हें क्या मिलेगा विजय? मुझे इस तरह मत उत्तर रहे। मैं इस बेहतर जमाने का टुकराया हुआ एक बदनसीब इंसान हूँ। अगर मेरे सामने बहन की शादी का सवाल नहीं होता तो यहाँ आने तो यहाँ एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक नहीं आते। तुम्हारे सामने चाहे तुम्हारी बहन की शादी हो या तुम्हारी जिंदगी का, लेकिन हमसे तुम्हारी कोई मदद नहीं हो पाएगी विजय। नहीं रेखा, ऐसा मत करो। अगर तुम कुछ मदद नहीं करोगी मेरी बहन की बारात बिना शादी के वो वापस चली जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं विजय कि तुम्हारी घर आई हुई बारात को रोकने के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपने गले का हार मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, उसे ही गिरवी रखकर अपना काम चला लूंगा। मैंने इस हार को अपना शरीर सजाने के लिए खरीदा है विजय, ना कि गिरवी रखकर तुम्हारी बहन की शादी कराने के लिए। चाहे तुम कुछ भी कहो रेखा, लेकिन आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ए विजय, तुम मेरे साथ इतनी जख्ती मत करो। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी और को शोर मचा के बुला दूंगी। तुम मुझे मेरा हार वापस कर दो। हाँ, वापस तो कर ही दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज के बाद फिर किसी दिन वापस करूंगा। रुक जाओ विजय, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। रुक जाओ। रुक जाओ। नहीं, खबरदार विजय, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा जीवन का बयान कर दूंगा। सूर्य प्रकाश बाबू, आज मुझे जाने दीजिए क्योंकि इस वक्त घर पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे भी मालूम है कि आज की रात तुम्हारे बहन रजनी की शादी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। सूर्य प्रकाश बाबू, आप मुझे आज तक की मोहलत दे दीजिए क्योंकि इस वक्त घर पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है। मुझे भी मालूम है कि आज की रात, मुझे भी मालूम है हाँ तेरे घर वाले तेरे इंतजार करते होंगे, लेकिन ये तुम्हारे सामने ही तुम्हारे प्रेमी दीवानी रजनी और रेखा भी तेरे इंतजार कर रही होगी। इस बारे में तुम क्या सोच रहे हो? तो मेरे दोस्त की तरह सूर्य प्रकाश, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल ठीक किसी समय पर मैं यहाँ आ जाऊंगा। तुम मेरी जान लेकर अपना शौक पूरा करेगा, लेकिन आज मुझे जाने दो यार। पानी दो, 2 बूंद पानी दे दो। 2 बूंद तो क्या, 1 बूंद भी पानी नहीं दूंगा। पानी के भाव पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुमने भी मुझे बहुत तड़पाया है, इसी हरामखोर विजय के कारण तुमने मुझे बहुत जलील किया है। आज तुम दोनों को भून डालूंगा, तुम्हारे प्रेमी को मिटा दूंगा। वो मेरा कैसा दुर्भाग्य है जिस बात को दुल्हन बनाने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना किया, उसे दुल्हन के रूप में घर लेकर देखने का भी नसीब नहीं हुआ। पानी, पानी दे दो, पानी। भगवान ने अच्छा सहयोग जुटाया, एक तीर पर 2 निशाने। अब मैं अपनी रजनी को आसानी से हासिल कर लूंगा। अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। ओम सृष्टिकर्ता नमः विवाह गुरु स्वाहा। ओम श्रीवत्सदा श्री नमः। कलिंग कृष्ण गोविंद गोपीजना वल्लभ स्वाहा। ओम श्री ग्रीसो गोविंद नमः स्वाहा। वरवधू खड़े इसमें मेरी इज्जत का सवाल है दीनानाथ जी। अगर आप बिना विवाह किए यहाँ से वापस चले जाते हैं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। यह बात तो आपको उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन आपका बेटी मेरे घर जाकर लंबी चौड़ी बातें कर रहा था। यह सच है कि 10,000 रुपए दहेज देने का वादा किया था। होए रे कैसे हो? यहाँ मैं आपकी गरीबी पर तरस खाने नहीं आया हूँ। अगर आपने 10,000 रुपए का इंतजाम किया हो तो ला कर दीजिए और
बेटी को शादी होने दीजिए ना सदानंद जी। जब 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप कितने बर्तियों को बुलाकर बेवकूफी बनाने की क्या जरूरत थी? चले जाइए, अब ये शादी नहीं होगी। चलो सदानंद। क्या आप भी चले जाएंगे सदानंद? हाँ रजनी, मेरा जाना जरूरी है। नहीं सदानंद, मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ। मैं मजबूर हूँ रजनी, मैं तुम्हारे कारण अपने पिताजी की बातों का विरोध नहीं करूँगा। तो क्या तुम भी अपने पिताजी की तरह मन में शादी का उमंग न लेकर पैसों की लालच में रिश्ता जोड़ने आए थे? क्या तुम भी एक चुटकी सिंदूर का मूल्य चाहते? दान करने वाली चीज को बेचना चाहते? जब घर वालों ने यह सिंदूर बेचने को कहा है तो मैं अपने मन से इसे कैसे दान कर दूँ? कितना मूल्य चाहते हो तुम अपनी एक चुटकी सिंदूर का? यह जानकर तुम क्या करोगे? बदनसीब दुल्हन से खुशनसीब रुपयों की तुलना करूंगी। बताओ कितना चाहते हो? केवल 10,000 रुपये। क्या 10,000 रुपया मुझसे भी ज्यादा कीमती है क्या? बिल्कुल नहीं रजनी, लेकिन मेरे घर वालों को इस बात से ऐतराज है कि मैं अपने मन से तुम्हारी मांग कैसे भर दूं? मैं भी एक नारी हूँ सदानंद, उसमें से मैं एक अविवाहित लड़की। अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आज नहीं तो कल मुझे आत्महत्या करनी ही पड़ेगी। तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो रजनी, अपनी जीवन सलामत रखने के लिए? मेरी मांग सजा दो सदानंद, केवल एक चुटकी सिंदूर। मेरी मांग भर। क्या मेरी एक चुटकी दान सिंदूर कर देने से क्या तुम खुश हो जाओगी? हाँ सदानंद, तुम्हारी ओर से एक चुटकी मिला हुआ सिंदूर मुझे एक नया जीवन देगा। रजनी से विवाह करके तुमने एक बड़ा दायित्व है बेटा। अब तुम्हें दोनों को एक नई जिंदगी शुरू करनी है। पहले ये मेरी बेटी थी, अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी हो चुकी है और ये अपना सास ससुर की मर्यादाओं का इन्हें ज्यादा ख्याल रखना होगा। भगवान तुम्हारा हर मनोकामना पूरी करे। जाओ, दोनों एक खुशहाल परिवार की शुरुआत करो। आपको छोड़कर कैसे जाओ पिताजी? आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? बिछड़ना तो सदियों से लगा हुआ है बेटी। रुका रजनी, थोड़ी देर और ठहर जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने मौत से लड़ता हुआ बहुत दूर से चला रहा हूँ। भैया, ये तुम्हारी हालत किसने बना दी? तुम्हें गोली कैसे लग गई विजय? तुम कहाँ से भाग के आ रहे हो? अब इतना वक्त कहाँ बचा है यार? कैसे बताओगे कहाँ से आ रहा हूँ? अब तो गिन गिन के 2 एक सांस चल रही है, ना जाने सांस की पैर की डोरी कब टूट जाए। तुम चुप क्यों हो भैया? कुछ बतलाते क्यों नहीं हो? भैया कुछ बोलिए ना। अब यह सब बताने का समय नहीं है रजनी, लेकिन तुम पूछ रही हो तो बस इतना जान लो। दहेज के लिए 10,000 रुपये इंतजाम करने गया था, लेकिन इस जमाने के लोग मेरी मदद रुपयों से ना करके पिस्तौल की गोली से कर दिया, ताकि मुझे हर परेशानी से छुटकारा मिल जाए। भैया तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि अब मैं पल दो पल का मेहमान हूँ। लेकिन जाने से पहले बस इतना कहता जा रहा हूँ कि जिस तरह तुम अपने पिता के घर से दुल्हन बनकर जा रही हो, उसी तरह किसी दिन अपने ससुर के घर से और पर चढ़कर बाहर निकलना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जा रहा हूँ रजनी। तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन क्या? लेकिन इन सारी खुशियों का मम्मी जी को बेकार चुकाना पड़ता है। उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह। 10,000 रुपये ने मम्मी और मेरे बीच इतनी गहराई खोदती है कि उसे संभल करना अब मुश्किल है। रो मत रजनी, अब तो जो भी है
जो कुछ भी है अब उसे सहना तो पड़ेगा ही। कैसे बर्दाश्त करूं सदानंद? आखिर जलालत करने की भी कोई हद होती है। मैं तुम्हारी हालात देखकर बहुत दुखी हूँ रजनी। अब तो एक पल का आराम भी हराम हो गया है। तुम मेरी चिंता मत करो मेरे शाहजहां, तुझे मैं अपनी आंखों में बसा लूं। सचमुच मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। चुप रहो पगले, इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं नहीं किया करते हैं। कौन जाने कल क्या हो। कभी कभी तो सागर के किनारे में बैठकर प्यासा रह जाना पड़ता है। तुम बहुत कल्पनाशील हो सदा, न जाने क्या क्या सोचने लगती हूँ। क्या तुम कभी कुछ नहीं सोचती? सोचती हूँ बस, लेकिन इतना ही कि तुम मेरे हो और किसी और की हो। काश मेरे भी कुछ सपने होते, सपनों की एक संयोग दुनिया होती जहाँ बेपनाह फूल खिलते हैं। क्यों रे चंपा चमेली, इस तरह दिन रात बात के साथ आँख बिना निकलने से घर का काम कैसे चलेगा? आप कहाँ चली? बर्तन धोने मम्मी जी। नहीं रहने दे, आज से मैं खुद अपने काम कर लूंगी। मेरे रहते आप बर्तन धोएंगी तो मुझे खराब नहीं लगेगा क्या? चल चल, बड़ी अच्छा खबर पढ़ाने आई है, लेकिन मेरा नाम भी उमा देवी नहीं है। लेकिन मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो मामूली सी बातों पर आप इतनी बरस रही हैं? तुम मुझे क्या कहोगे रे खेपड़ी? मुझे कुछ कहने का मेला तुम्हें कहाँ है? जब आप इतना जानती ही हैं तो केले पर कट्टर क्यों बनती हैं? ताकि तुम इस घर से कहीं और चली जाओ। लेकिन क्यों? इसलिए कि शादी होने से पहले ही तुम्हारा भाई ने 10,000 देने का वादा किया था, लेकिन जब 10,000 देने का समय आया तो वह मुंह जो बेशक मुंह काला करके चल गया। नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं था। वह तो इस युग का देवता था। उसके मौत के पीछे का कारण कुछ और। चुप रह कुल सचने अभागे, अपना भाई को सफाई मत दे। मैं तुम दोनों को खूब पहचानती हूँ, पर अफसोस फुटपाथ पर रात गुजरने वाली जिस लड़की को मैं अपनी बहू बनाने जा रही हूँ, वह फुटपाथ पर रात गुजरने वाली खानाबदोश लड़की है। अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत है मम्मी जी तो मेरी जान ले लो। लेकिन जो भाई आज मेरे बीच नहीं है उसे भला बुरा मत कहिए। कैसे ना कहूँ रे? ना जाने किस गंदी नाली के कीचड़ के बटोर कर तुम्हें मेरे आंगन में ला के रख दिया। जी करता है कि बाँह पकड़ कर तुम्हें उस मकान से बाहर निकल कर, ताकि तुम अपने गरीबी भाई और मजदूर भाई का असूल कर लो। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके घर सुख भोगने आई हूँ, सजा भुगतने नहीं। आज तुम कान खोल कर सुन लो बहू, जिस घर में तुम रहती हो, बहू की हंसिया से रहना चाहते हो तो 10,000 रुपए जल्दी मंगा लो। लेकिन इतनी ज्यादा रुपए मेरे पिताजी कहाँ लाएंगे? उसके पास तो ना जमीन जायदाद बची है जिसे बेचकर वे आपका कर्ज चुका पाए। तू यहाँ से चली जा। नहीं मम्मी जी, आप मुझे यहाँ से जाने मत कहिए। आपके घर के जूठा बर्तन धोकर मैं अपना गुजारा चला लूंगी, लेकिन इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ही दाम लूंगी। ओ माँ, आखिर तुम इस बेचारे के पीछे दिन रात क्यों पड़े रहते हो? जिसने तुमसे 10,000 देने का वादा किया था, जब वह ही न रहा तो तुम्हारे 10,000 रुपयों को कौन ही पूछता है भला? ठीक कहते हो सदानंद, अंधे को आँख क्या मिल गई, कुबेर का धान मिल गया। कल तक सब कुछ ठीक था, माँ ही थी, लेकिन बीबी आ गई तो सब कुछ बीबी है। माँ, मैं तुमसे यह नहीं कहता हूँ कि तुम रजनी पर दबाव मत डालो, पर किसी पर दबाव डालने का कोई तरीका होता है। माँ, कुछ नियम कानून होते हैं। हाँ सदानंद, जब से यह रजनी इस घर में आई है तब तुम ही कानून का पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिए हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, जिस मकान में तुम रहते हो वह मकान मेरा है और मेरा ही हुकूमत से चलेगी। सदानंद, यह समाज चाहे तो कोड़ी का कोड़ मिटा सकता है, वैसे को कुलीन बना सकता है, और यह समाज चाहे तो गरीब को अपने घर में 2 गज की जगह दे सकता है।
मैं तुमसे क्या कहूँ रजनी, मेरी हालात तो साफ चुकंदर की तरह हो गई है, ना उगलने बनता है ना ही निगलने। तो क्या तुम्हें भी मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ नरक की जिंदगी बिताने पर मजबूर हो जाओ। इसलिए अच्छा होगा तुम अपने पिताजी के पास चले जाओ। मैं कैसे चली जाऊँ सदानंद? कितनी समस्याओं के बाद तुम मेरे पास आए हो। आज मामूली से दुखों के कारण तुम मुझसे दूर करना चाहते हो। तुम आ गई बेटी। आते नहीं तो क्या करते पिताजी? अपमानों का बोझ ढोते ढोते मैं थक चुकी हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटी। जहाँ से तुम आई हो तुम्हारा घर वही था। अपना सास ससुर को छोड़ के क्यों आई मेरे पास? या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं इतनी दूर से थक हार कर आई हूँ। अपने जख्मों को तुम आपको बताने आई हूँ। मेरे पास इस नमक के सिवा बचा ही क्या है? कब तक इस थोड़े से मकान में हमारा दोनों का गुजारा होगा? कब तक दोनों जन एक दूसरे के सहारे बनेंगे? इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम अपना ससुराल लौट जाओ। नहीं पिताजी, अब मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ अम्मा जो मुझे दहेज के लिए ताने देती हैं, कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ देती हैं। नहीं, तुम्हारा निर्वाह यहाँ कैसे होगा? क्या इस गरीबी में? क्या पिताजी, इस गरीबी ने बाप बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटी। ठीक है पिताजी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से पलटकर आपके दरवाजे कभी नहीं आऊंगी। रजनी, अच्छा किया तुमने। मैं जिस बात के इरादे लेकर तेरा घर आ रहा था, तुम्हारे हाथों ही मेरे जीवन का अंत हो गया। बातों ही बातों में तुमने यहाँ क्या कर दिया रजनी? देखो, ये तो मर चुका है। बहुत होगा तो सरकारी जज ने मुझे फांसी की सजा सुनाएगा पिताजी, लेकिन यह मौत मेरी गंदी जिंदगी से कहीं बेहतर है। अरे इतनी जल्दी से कौन किसने कर दिया? मैंने किया इसका खून इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार करो इस लड़की को और टावर में इसे चढ़ा दो। तुमने सूर्य प्रकाश का खून क्यों किया? क्यों? तुम्हें मालूम था सूर्य प्रकाश कानून की नजर में गुनहगार था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम था। मालूम होते भी तुम उस पर गोली क्यों चलाई? अपना इंतकाम चुकाने के लिए इंस्पेक्टर साहब। आज से कुछ दिन पहले उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो इस निकम्मे ने मुझे धोखा दे दिया। अगर इसने तुम्हें धोखा दिया था तो तुम कानून के शरण में क्यों नहीं गई? सब कुछ जानते हो, तुम कानून के शरण में गुनहगार क्यों बने? आपके इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है इंस्पेक्टर साहब। तो किसके पास है? समाज के उन धनवानों के पास है, जिन लोगों ने इस आधुनिक युग में दहेज के लेन-देन की प्रथा बना रखी है। आप इस क्यों का जवाब उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ चलो, तुम अदालत का दरबार नहीं देखे हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से लंबी लंबी बातें निकल रही है। इंस्पेक्टर साहब, आज मैंने एक जुल्मी इंसान की हत्या की। आप मेरे सामने अदालत और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ उस बिना का कानून कहाँ गया? जिससे रुपये के लालच में पड़कर मेरे प्रेमी सूर्य प्रकाश मुझे धोखा दे दिया। खामोश लड़की, ज्यादा बकबक मत करो। यहाँ मत भूलो तुम्हें पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी हो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे कुछ कहने नहीं दे रहे हैं तो मैं अपनी कुर्सी लेती हूँ।
लड़की को, फांसी की सजा दो। इस बुढ़ापे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई पिताजी। मुझे इस बात का बहुत दुख होगा कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाई। अपनी इस अभागिन बेटी रति को माफ कर दीजिएगा पिताजी, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अब अकेला जी के मैं क्या करूँगा? सबने मुझे धोखा दे दिया, सबने दहेज के चलते हमारी बेटी को भला बुरा बोला। अरे अब तो मैं जी के ही क्या करूँगा? तो नाटक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो नाटक में क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला, आप लोग ज़रूर कमेंट